नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आने वाले छत्तीसगढ़ के सभी आगामी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें से आप सभी को पता है हम लोग 4 एग्जाम का प्रिपरेशन बिल्कुल भी यूट्यूब पर एकदम निःशुल्क पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा, छत्तीसगढ़ के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, साथ ही साथ नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं और बिगिनर है, आपको समझ में नहीं आता है कि आपको सीजीपीएससी की तैयारी कैसे करना है, सीजीपीएससी, तो इसके लिए हमारे एप्लीकेशन पर पूरा कोर्स उपलब्ध है। यहां से आप बेसिक्स टू एडवांस पूरा तैयारी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा सीजी व्यापम के इस बैच का खासियत क्या है, इसको अगर आपने एक बार कंप्लीट पढ़ लिया तो आने वाले जो आगामी एग्जाम है, जिसके अभी आप लोगों ने देखा हुआ पटवारी है ना, उस दिन मैंने आप सभी को बताया था पटवारी जैसे जो एग्जाम आते हैं छत्तीसगढ़ में, और भी व्यापम जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो पूरा एग्जाम इसी वाले सिलेबस से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक व्यापम के लिए स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, याद रखना है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर आबकारी आरक्षक का बैच स्टार्ट हो रहा है 24 मार्च से। याद रखना है 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। देन इसके बाद आपको याद रखना है प्रयोगशाला परिचारक, इसका भी बैच आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। तो 4 एग्जाम फ्री पढ़ रहे हैं, वो आपको याद रखना है। एप्लीकेशन में जाकर के आप इन एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। आप लोग क्या है जी, आप लोग बिना बोले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए रोज मुझको बोलना पड़ता है। तो आप लोग अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है इस सामर्थ्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है आपको प्रेस, ताकि आप सभी को क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा आपको कमेंट करना है और बताना है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र को, जो कि आज ड्रेनेज सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो ड्रेनेज सिस्टम में हमने पूरा पढ़ लिया है जी, नर्मदा नदी के बारे में, ब्राह्मणी नदी वाले अपवाह तंत्र को, सोनगंगा को और गोदावरी को, ये चारों ड्रेनेज सिस्टम हमने कवर कर लिया है। जिसमें से मैं रोज आपको पहली क्लास में जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं मैं बताता हूं, सबसे छोटा अपवाह तंत्र नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। रोज इसके परसेंट को भी लिखते हैं, आज भी हम लोग उसको लिखने वाले हैं। याद रखेंगे, रोज ऐसे हम लोग लिख के पढ़ते हैं, क्योंकि हमको पूरे क्लास के दौरान चीज़ों को अपने दिमाग में अच्छे से याद करना होता है। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। महानदी अपवाह तंत्र को पढ़ना स्टार्ट करें, इसीलिए आप सबके लिए जब मैं मैप बना देता हूं तो टाइम बहुत लंबा हो जाता है, आप सबको पता ही है। अब आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं महानदी अपवाह तंत्र, उसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि ये खुद में इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर मैं यहाँ पर मैप बनाने लग जाऊंगा छत्तीसगढ़ का हर बार, तो लगातार आपको क्या है, टाइम ज़्यादा आपका कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए मैंने आज पूरा पहले से मैप बना लिया है, और आज अच्छा भी दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने पहले से बना लिया है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। सबसे पहले आपको ये मैप बनाना सीखना है ना, एकदम एग्जैक्ट ऐसे नहीं बना पाएंगे, तो हमारा मैप कैसे बनाते हैं हम लोग अच्छे तरीके से, वो आपको सीख लेना है। यहाँ पर कैसे कैसे सभी लाइन को है ना ऐड करना है, इस बात को याद रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र को। ये देखेंगे, ये जो जिला है ये है धमतरी जिला। कौन सा जिला है? धमतरी। यहीं पर एक पहाड़ है जिसको कहते हैं क्या जी, सिहावा पहाड़ याद रखना है, या सुक्तिमुति पर्वत याद रखना है। ठीक है, यहीं से उद्गमित होती है छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कहे जाने वाली, छत्तीसगढ़ की गंगा कहे जाने वाली महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। आप बताएंगे धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से या सुक्तिमती पर्वत से इसका उद्गम होता है, ये आपको याद रखना है। महानदी की उद्गम के पश्चात यहाँ से ऐसे उद्गमित हुआ, फिर ये थोड़ा सा कांकेर, फिर बालोद, बालोद के बाद पुनः कहाँ आती है,
ये पुनः आ जाती है, आपको याद रखना है जी, कहाँ पर, गरियाबंद, सॉरी धमतरी जिले में। ये धमतरी जिला है। कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद में ये क्या है, धमतरी जिला, फिर ये गरियाबंद रायपुर का ऐसा सीमा बनाते हुए, फिर महासमुंद के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद में आपको याद रखना है कुछ इस प्रकार से, ये कौन सा जिला है, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद आपको याद रखना है शक्ति, शक्ति और सारंगगढ़ विलेज के साथ, रायगढ़ के साथ सीमा बनाते हुए कुछ इस प्रकार से ये जाने वाली है, आपको याद रखना है। इस बात को एकदम अच्छे से याद रखना है। इधर जब जाएंगे तो भारत के नक्शे में जब आप जाते हैं तो देखते हैं भारत का, अगर आप मैप बनाते हैं तो आप सभी को पता है कुछ इस प्रकार से। इधर यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है और यहाँ से ऐसे महानदी जैसे उद्गमित हो रही है, तो कहाँ पे जा रही है, ये है जी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, आपको याद रखना है। तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है महानदी, इस बात को याद रखना है। इसको अच्छे से अपने दिमाग में उतारना है। यहाँ पर जिला काउंट करना है, जिलों को अच्छे से याद रखना है, कौन कौन से जिले से होकर प्रवाहित होती है महानदी। तो चलिए जिला काउंट करते हैं। सबसे पहले एक तो है जी कहाँ से उद्गमित हुआ है, तो एक है धमतरी जिला, फिर दूसरा है कांकेर, तीसरा बलौद, ये है बालोद, उसके बाद कहाँ है, ये कौन सा जिला है, गरियाबंद चौथा, रायपुर पाँचवा, महासमुंद छठवा, बलौदा बाजार सातवां, है ना, जांजगीर चांपा आठवां, शक्ति नौवां और रायगढ़ 10वां और सारंगगढ़ विलेगढ़ 11वां। याद रखना ये पूरा 11 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है महानदी। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कीजिए। इसके साथ साथ अभी आगे मैं बताऊंगा इसकी सहायक नदियां कैसे इससे आकर के मिली है। इस बात को पहले आपको दिमाग में उतारना है, कैसे कैसे इसका फ्लो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इनकी सहायक नदियों के बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं इनकी अन्य सहायक नदियां जो है कैसे इससे आकर के मिलती है। सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर महानदी को आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे आप लोग देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, तो आप देख पा रहे होंगे इसका ढाल जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा पूर्व की ओर। तो ढाल भी आपसे पूछा जाएगा महानदी ड्रेनेज सिस्टम की ढाल किस ओर है, तो आप बताएंगे पूर्व की ओर है। इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है महानदी जो है इसकी कुल लेंथ 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना प्रवाहित होती है, तो आपको याद रखना है 286 किलोमीटर ही छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। टोटल लेंथ कितना है, टोटल कितना है, तो टोटल आपको बताना है जी, टोटल है 858 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ में कितना है 286। इसीलिए आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी जो है शिवनाथ है, क्योंकि उसकी लेंथ कितनी है छत्तीसगढ़ में प्रवाह के दृष्टिकोण से जी 290 किलोमीटर, और ये कितनी बहती है छत्तीसगढ़ में 286। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में उतार लेना है। चलिए अब हम देखते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियों को मैं केवल यहाँ पर बना रहा हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा, सबको एक एक करके अच्छे से आपको याद रखना है। देखिए ये है धमतरी जिला, ये है गरियाबंद जिला, अच्छे से आपको देखना है। और ये कौन सा जिला है जी, ये जिला है कांकेर। तो अभी मैं इसकी राइट साइड से आने वाली नदियों को बता रहा हूं, देन उसके बाद में लेफ्ट साइड से आने वाली नदियों को मैं बताऊंगा, इसकी सहायक नदियों को। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं राइट ट्रिब्यूटरी को, दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहीं पर धमतरी जिले में ही याद रखना है, ये एक जगह है जिसको कहते हैं आप लोग गट्टा सिल्ली की पहाड़ी, और यहीं से एक नदी ऐसे आकर के मिलती है धमतरी जिले में, उसको कहते हैं आप लोग सिलियारी नदी। क्या कहते हैं जी, सिलियारी नदी के नाम से जानते हैं। गट्टा सिल्ली की पहाड़ी से उद्गमित होकर के आकर के किसमें मिलती है जी, महानदी में मिल जाती है। इस बात को अच्छे से याद रखना है। अब देखेंगे ये जो जिला है गरियाबंद है, यहीं पर आपको याद रखना है एक नदी को जो कि ओडिशा के नवरंगपुर पठार से उद्गमित होकर के आ रही है, उसको कहते हैं ऐसे आती है। देन आप सभी को पता है यहीं पर गरियाबंद में एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं भातृगढ़ी की पहाड़ी। क्या कहते हैं जी,
भातृगढ़ी की पहाड़ी कहते हैं, और भातृगढ़ी से पहाड़ी से एक नदी उद्गमित होकर के आ रही है, इसको कहा जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार फिर से इसको हम बनाते हैं, क्योंकि आपको याद रखना है जी, ये पहले आपको याद रखना है, ये है आपकी भातृगढ़ की पहाड़ी से आने वाली पहली नदी। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। देन आपको याद रखना है, यहां ओडिशा से उद्गमित होकर के आ रही है सोंढूर रिवर। याद रखना है, नवरंगपुर पठार से उद्गमित होकर के आ रही है क्या जी, सोंढूर रिवर। नवरंगपुर पठार ओडिशा से उद्गमित होकर के आ रही है। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो सोंढूर रिवर आप देख पा रहे हैं, ये धमतरी और गरियाबंद दोनों जिलों से होकर प्रवाहित होती है। इस बात को याद रखना है। साथ ही साथ ये सोंढूर जो आप देख पा रहे हैं, ये आप पैरी की सहायक है, इसको याद रखना है। ये जब जहां पर जाकर के मिलती है सोंढूर, पैरी और महानदी, उसी स्थान पर आप देखते हैं राजीव लोचन मंदिर। हमारे यहाँ राजिम कहाँ पर है, तो गरियाबंद में आप देखते हैं, जो कि महानदी, पैरी और सोंढूर के संगम पर स्थित है, ऐसा आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो सोंढूर सहायक है पैरी की, और सोंढूर उद्गमित होकर के आ रही है नवरंगपुर पठार उड़ीसा से, पहले धमतरी, देन उसके बाद में गरियाबंद जिले में जाती है। इस बात को याद रखना है। इसी सोंढूर नदी के किनारे पर आप देखते हैं छत्तीसगढ़ का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको आप कहते हैं सीता नदी, है ना, अभ्यारण्य के नाम से आप लोग जानते हैं। वो कब बना था, अगर आपसे कोई पूछे तो बताएंगे 1974 में। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इस बात को अच्छे से याद रखना है, 1974 को भी। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये है पैरी, ये है सोंढूर, यहां पर आपने देखा सिलियारी। ठीक है, गट्टा सिल्ली की पहाड़ी, नवरंगपुर पठार से सोंढूर, भातृगढ़ी की पहाड़ी से किसको देख लिया आपने जी, आपने देख लिया पैरी नदी को। आगे बढ़िए तो आपको देखने को मिलेगा, ये जो गरियाबंद का ऊपरी हिस्सा है, यहीं पर एक पहाड़ है जिसको कहते हैं मलेवा डोंगर। क्या कहते हैं, मलेवा डोंगर कहा जाता है। और इसी मलेवा डोंगर से उद्गमित होती है एक नदी, जिसको कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं जी आप लोग जी, सूखा नदी। क्या कहते हैं, सूखा नदी के नाम से जानते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, सूखा नदी का उद्गम कहां से होता है, ऐसा आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे सूखा नदी का उद्गम जो है वो गरियाबंद के मलेवा डोंगर से होता है। इसको आपको याद रखना है। सभी चीज़ों को अगर आपको अच्छे से यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं आगे आपको और बताऊंगा। अभी जिला वाइज आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसा बनाया है। ठीक है, अभी जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना है, साथ ही साथ मैप पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर है गरियाबंद का ऊपरी हिस्सा, मलेवा डोंगर, सूखा नदी का उद्गम स्थल। क्लियर हुआ, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे ये जिला जो है महासमुंद जिला है। महासमुंद जिला में आपको पता होगा, इसके इधर एक पठार पड़ता है। मैंने आपको जब पूर्वी उच्च भूमि पढ़ाया था तो मैंने बताया था गरियाबंद और महासमुंद से लगा हुआ एक पठार है, उस पठार को कहते हैं सोनबेरा का पठार। क्या कहते हैं, सोनबेरा का पठार। कहीं कहीं पर इसको है ना सुना बेड़ा भी लिखा होता है, इसको आपको याद रखना है। सोनबेरा का पठार ओडिशा से एक नदी का उद्गम होता है, उसको कहते हैं जी जोंक नदी। और ये जोंक नदी जाकर के मिल जाती है यहां पर शिवरी नारायण के पास, किससे, महानदी से। यहीं पर शिवनाथ, जोंक और महानदी का संगम होता है। इसीलिए आप कहते हैं कि शिवरी नारायण जो है जोंक, महानदी और शिवनाथ के संगम पर स्थित है। इस बात को भी अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो जोंक नदी कहां से उद्गमित होकर के जा रही है, सोनबेरा का पठार ओडिशा से। कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है गौरागढ़ की पहाड़ी से। होता क्या है एक्चुअल में, ये सोनबेरा के पठार ओडिशा से उद्गमित होकर के आता है, देन उसके बाद में गौरागढ़ की पहाड़ी से ऐसे निकलते हुए प्रतीत होता है, क्योंकि ये आ तो सोनबेरा के पठार से रहा है, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है हमको कि मानो गौरागढ़ की पहाड़ी से निकल के आ रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसीलिए कई जगह के बुक में आप देखेंगे लिखा हुआ मिलता है कि जो जोंक नदी है उसका उद्गम जो है कहां से होता है, गौरागढ़ की पहाड़ी से होता है, ऐसा आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको याद रखना है सोनबेरा का पठार ओडिशा से इसका उद्गम आपको याद रखना है। देन आगे देखेंगे, इसी महासमुंद जिले में आपको दिखाई देता है यहां पर रदन की पहाड़ी, और रदन की पहाड़ी से उद्गमित होकर के जा रही है एक नदी, जिसको आप लोग कहते हैं लात रिवर, जो कि शक्ति में जाकर के मिल जाती है, किससे, महानदी से। किससे, महानदी से। जहां पर लात, महानदी और ऊपर से आने वाली मांड रिवर का संगम होता है, वहीं पर चंद्रपुर शहर बसा हुआ है। और इसी चंद्रपुर पर आप सभी को पता है चंद्रहासिनी माता का मंदिर स्थित है। तो सभी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, क्या क्या प्रश्न बनता है वो सभी चीजें आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। इस मैप को एकदम अच्छे से अपने दिमाग में उतारना है, आगे मैं बताते चलूंगा। ठीक है, तो आपको ये जिला वाइज आपको देखते हुए चलना है।
इसको अगर अलग अलग कलर में मैं बनाया होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अब चूंकि हमने बना लिया है तो चलिए इसको हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे जी ऊपर आप देखिए ये है आपका, है ना, कौन सा, ये जसपुर। तो जसपुर के आपको मैंने बताया था जसपुर के 15 पार्ट्स में स्थित खुर्जा पहाड़ से, कौन से पहाड़ से, खुर्जा पहाड़ से एक नदी का उद्गम होता है। आपको याद रखना है वो नदी क्या है, वो नदी है ईब नदी। कौन सी नदी है, ईब नदी के बारे में आपको याद रखना है। कहां से प्रवाहित होता है, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से होकर के प्रवाहित होती है और उद्गमित कहां से होती है, जसपुर जिले के खुर्जा पहाड़ से। आपको अच्छे से इसके बारे में याद रखना है। खुर्जा पहाड़ जसपुर के 15 पार्ट वाले क्षेत्र में स्थित है, यहीं से उद्गमित होकर के आ रही है कौन सी नदी, ईब नदी। अभी मैं किसी के बारे में लिखवाया नहीं हूं, आगे पूरा लिखवाऊंगा डिटेल में, आपको समझना है। इसी चीज को अगर आपने समझ लिया, मैप को अच्छे से दिमाग में उतार लिया, तो आप समझिए आपको लाइफ टाइम रिवर से कोई भी जो प्रश्न बनेंगे आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो खुर्जा पहाड़, ईब नदी का उद्गम, अच्छे से दिमाग में इसको रखना है। देन आप सभी को पता है इस मैन पार्ट वाले हिस्से से एक नदी का उद्गम होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है पहले भी, उसको कहते हैं मान नदी। क्या कहते हैं, मान नदी। ये मान नदी ऐसे उद्गमित होगी यहां से, फिर ऐसे प्रवाहित होते हुए रायगढ़ कोरबा के बीच में सीमा बनाते हुए ये प्रवेश करती है शक्ति जिले के पास, ऐसे आकर के मिलती है। और यही वो स्थान है जिसको आप लोग, है ना, थोड़ा सा ऐसा आप लोग इसको इस जगह को कर लेंगे क्योंकि एक्चुअल मैप तो बना नहीं है ना, इसलिए आपको याद रखना है ये जो क्षेत्र है इसी को कहते हैं आप लोग चंद्रपुर, जो कि शक्ति जिले में स्थित है, जो कि नवगठित जिला है। याद रखना है चंद्रपुर, जहां पर चंद्रहासिनी माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। ये संगम स्थल याद रखना है। मान नदी मैन पहाड़ से उद्गमित होती है, ईब नदी खुर्जा पहाड़ से उद्गमित होती है, ठीक है। सभी चीजों को याद रखना है। आगे याद रखेंगे ये कोरबा जिले में यहां से एक नदी का उद्गम होता है और ऐसे यहां से प्रवाहित होते हुए आते हैं और आकर के महानदी में मिल जाती है। वो नदी है बोराई नदी। कौन सी नदी है, बोराई रिवर। अच्छे से याद रखेंगे इसको भी। अब देखेंगे ये है देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी से ऐसे उद्गमित होगी एक नदी, फिर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, फिर जांजगीर चांपा होते हुए आएगी और आके मिल जाएगी कहाँ पर, केरा सिलादेही या महुआ पाली के पास में आकर के मिल जाती है। इस नदी को कहते हैं हसदेव नदी। अच्छे से आपको याद रखना है हसदेव नदी कहाँ से, देवगढ़ की पहाड़ी से उद्गमित होती है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में थोड़ा सा प्रवेश करती है, फिर कोरबा में आकर के आने के बाद जांजगीर चांपा में आती है, जांजगीर चांपा में आने के बाद महानदी में केरासिलादेही या महुआडीह के पास में मिल जाती है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है करके, लेकिन आयोग ने चूंकि आंसर लिया हुआ है इसलिए आपको भी पढ़ना है केरासिलादेही कहाँ पर है, तो आपको पढ़ लेना है जांजगीर चांपा में। नहीं भी होगा तो पढ़ लेना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, आयोग ने पहले आंसर लिया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप सभी को याद रखना है इतनी नदियों को, जो कि अभी उत्तर से आ रही थी ये नदियां, है ना। तो इधर से जाने वाली नदियों को हमने कहा था दाईं ओर से जाने वाली नदियां, क्योंकि अगर हम प्रवाह देख रहे हैं, ऐसे प्रवाह है पूर्व की ओर प्रवाह है महानदी का, तो जो ऐसे जो नदियां जा रही हैं, तो आप जब ऐसे खड़े हो जाएंगे उसके बाद में हाथ अपन ऐसे रखते हैं, तो ऊपर वाला क्या है, मेरा हाथ जो है लेफ्ट है, नीचे वाला क्या है राइट है, क्योंकि मुख मेरा इधर है ना, मेरा मुंह इधर है, इसलिए आपको याद रखना है ये जो डायरेक्शन है ये है पूर्व की ओर, इसलिए नीचे से जाने वाली नदियों को राइट, ऊपर से जाने वाले को आप लेफ्ट कहेंगे। तो अभी हम जब देख रहे हैं तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देख रहे हैं, तो आप सभी देख पा रहे होंगे लेफ्ट में हमने क्या देखा है, सबसे पहले ईब, उसके बाद में आपने देखा है मांड, इसी के बीच में एक नदी यहाँ पर छूटा हुआ है, आपको याद रखना है ये है रायगढ़। रायगढ़ में ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहते हैं लुडेंग की पहाड़ी, और लुडेंग की पहाड़ी से एक नदी आती है उसको कहा जाता है, आपको याद रखना है, एक सेकंड जी, केलो नदी। और इस केलो नदी के बारे में आपको याद रखना है, ये आकर के कुछ इस प्रकार से मिल जाती है उड़ीसा के, है ना, उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको याद रखना है महादेवपाली नामक स्थान में उड़ीसा में आकर के मिलती है केलो नदी। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। इसी केलो नदी पर आप लोग देखते हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, जिसको केलो नदी परियोजना के नाम से जाना जाता है, रायगढ़ के दनौट वाले क्षेत्र में स्थित है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में कौन है, ईब, केलो, मांड, बोरई, हसदेव, इतनी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देन आप क्या पढ़ते हैं,
देन आप पढ़ते हैं यहाँ पर जो नीचे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर आपको एक पहाड़ी दिखती है जिसको कहते हैं कांकेर में मलाज कुंडम की पहाड़ी। मैंने पर्वत वाले श्रृंखला में आपको पहले भी पढ़ाया है। यहीं से एक नदी का ऐसे उद्गम होती है और ये जाकर के मिल जाती है किससे, मिल जाती है महानदी से। ठीक है, महानदी से जाकर के मिल जा रही है, इस बात को याद रखना है। तो महानदी से जब जाकर के मिलती है तो ये नदी कौन सी है, ये नदी है दूध रिवर, दूध नदी के नाम से जानी जाती है। इसी के तट पर कांकेर शहर बसा हुआ है। इसी नदी पर आपको मलाज कुंडम वाटरफॉल देखने को मिलता है। याद रखना है मलाज कुंडम की पहाड़ी से ही इसका उद्गम होता है। इस बात को अच्छे से याद आपको रखना है। ठीक है, ये है पानाब्रश की पहाड़ी, कौन सा क्षेत्र है, मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी। और ये है महाराष्ट्र का लगा हुआ क्षेत्र गोडरी ग्राम गढ़चिरौली। क्या है, गोडरी ग्राम गढ़चिरौली। इस बात को याद रखना है, एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन दिया जा सकता है लेकिन एक साथ कभी नहीं देगा। वो हो सकता है आपको गोडरी ग्राम गढ़चिरौली दे दे, या हो सकता है आपको दे दे पानाब्रश की पहाड़ी मानपुर मोला अंबागढ़ चौकी, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर बॉर्डर में लगे हुए क्षेत्र हैं। तो आपको दोनों को ही याद रखना है एक साथ। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे उद्गमित होकर के जा रही है मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी। देन उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद में दुर्ग, दुर्ग से प्रवेश करके ऊपर जाएंगे बेमेतरा, बेमेतरा से ऊपर जाएंगे तो आपको ये मुंगेली, मुंगेली से बिलासपुर, बिलासपुर से जांजगीर चांपा में जाकर के मिल जाती है ऐसे किससे, महानदी में जाकर के मिल जाती है। ये नदी है शिवनाथ नदी, और शिवनाथ जो है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस बात को याद रखना है। छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है शिवनाथ नदी। प्रवाह के दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है शिवनाथ नदी। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आपको जवाब देना है महानदी। बड़ी में और लंबी में अंतर है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। अब जाते हैं आगे और सभी चीज़ों को है ना क्रम से लिखते हुए चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो महानदी के बारे में हमने देखा, और महानदी के बारे में हमने जब देख लिया है तो चलिए अब इसी चीज़ को ड्रॉ करते हुए चलते हैं आगे, धीरे धीरे चीज़ों को अपने दिमाग में सेट करते हुए चलते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं लिखने का कार्यक्रम, जो आपके नोट्स में बहुत महत्वपूर्ण काम आने वाला है। सबसे पहली बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं, महानदी। महानदी के प्राचीन नाम से भी एग्जाम में प्रश्न लगातार बनते हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है कि इसका प्राचीन नाम क्या क्या है और कैसे कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो मैंने एक एकदम बेकार सा फालतू सा ट्रिक बनाया हुआ है, लेकिन मेरे लिए तो काम करता है, तो मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए भी काम करेगा। चलिए आपको भी मैं है ना बताने का प्रयास करता हूँ। एक याद रखेंगे शनिवा, क्या याद रखेंगे, शनिवा। और एक याद रखेंगे द्वाची सब। ठीक है, दो ऐसे याद रख लेंगे, शनिवा और द्वाची सब। ये ट्रिक है ना, शनिवा द्वाची सब। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है, बना तो दिए हैं। तो याद रखना है यहाँ पर स का मतलब क्या होता है, स का मतलब होता है सतयुग। ठीक है भैया, स का मतलब सतयुग हो गया। नी का मतलब क्या होता है, तो नी का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है नी का मतलब होता है नीलोत्पला। क्या होता है, नीलोत्पला। ये भी ठीक है। चलिए, व का मतलब क्या होता है, तो व का मतलब होता है वायु पुराण। क्या होता है, वायु पुराण। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताइए महानदी को वायु पुराण में क्या कहा गया है, आप बताएंगे नीलोत्पला। पूछा जाएगा बताइए महानदी को सतयुग में क्या कहा जाता था, आप कहेंगे जी सतयुग में कहा जाता था नीलोत्पला। ठीक है, तो आपके लिए एग्जाम में कुछ भी प्रश्न पूछ ले, इसी ट्रिक से आपसे दोनों जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको आप लोग कवर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, द्वाची सब के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है द्वा का मतलब क्या है, तो आप जान गए होंगे। द्वा का मतलब है यहाँ पर द्वापर। क्या है, द्वापर है, आप जान गए होंगे अच्छे से। और ची का मतलब क्या है, तो आप सब समझदार हैं जी, इसको कहते हैं चित्रोत्पला, चित्रोत्पला। इसके बाद याद रखना है ये सब का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है, इसको बनाने के लिए मैंने बना दिया था, इसका मतलब है स्कंद पुराण। क्या है, स्कंद पुराण। तो आपसे पूछा जाएगा स्कंद पुराण, है ना। तो ये याद रखना है आपको, द्वाची सब के अनुसार, इस ट्रिक के अनुसार द्वापर युग में या स्कंद पुराण में महानदी को किस नाम से जाना जाता था, चित्रोत्पला नाम से
जाना जाता था। इसको आपको ऐसे ही दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए इसको और क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में कहा गया है ऋषि कुल्या, क्या कहा गया है, ऋषि कुल्या कहा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। विष्णु पुराण में महानदी को क्या कहा गया है, तो आपको याद रखना है ऋषि कुल्या कहा गया है, ऋषि नहीं जी, ऋषि कुल्या कहा गया है। क्या कहा गया है, ऋषि कुल्या कहा गया है, किसमें, विष्णु पुराण में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इसको प्राचीन समय में आपसे पूछ ले, प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे, प्राचीन समय में, तो आपको बताना है भैया, लिख देते हैं यहीं पर, यहां पर लिख दे रहा हूं ना, प्राचीन समय में इसको कहते थे कनक नंदिनी। क्या कहते थे, कनक नंदिनी कहते थे, याद रखना है, कनक नंदिनी, कनक नंदिनी के नाम से जाना जाता था। जबकि हमने पढ़ा था इंद्रावती को मंदाकिनी कहते हैं। मैंने आपको एमसीक्यू में इसी कनक नंदिनी को लिख करके फंसाने का प्रयास किया था, पर आप सब बहुत समझदार हैं, बिल्कुल भी मेरे जाल में नहीं फंसे थे, ठीक है जी। तो अपने लिए आप लोग ताली बजा सकते हैं। चलिए देखते हैं प्राचीन समय में क्या कहते थे, कनक नंदिनी, याद रखना है, प्राचीन नाम है ना, ये सभी नाम को याद रखना है, इसके साथ साथ इसको याद रखना है। अब क्या याद रखना है, आपको याद रखना है जो ये महानदी नाम है ना, ये जो महानदी नाम है वो किसके नाम पर पड़ा है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे श्रृंगी ऋषि के, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ना, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर महानंदा के नाम पर इसको कहते हैं महानदी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए महानदी किसके नाम पर पड़ा है, तो आप बताएंगे श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर इसको महानदी कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। इतनी बातें आपने जान ली। अब क्या याद रखना है, इसको छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। साथ ही साथ याद रखना है छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं, ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। इतने सारे अन्य नाम को याद रखना है महानदी के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं अब इसके उद्गम वगैरह के बारे में, चूंकि मैंने आपको बता दिया है। लिखते हैं, तो उद्गम कहां से होता है, तो आपको याद रखना है सिहावा, सिहावा पर्वत। ज्यादा बदलाव हो गया क्या जी, सिहावा पर्वत या इसी को कहते हैं सुक्तिमती पर्वत, सुक्तिमती पर्वत, ठीक है। सिहावा पर्वत या सुक्तिमती पर्वत। जिला कौन सा है, जिला है धमतरी, याद रखेंगे, जिला कौन सा है, धमतरी जिला, याद रखेंगे। कहीं कहीं पर लिखा होता है फरसिया के पास से, है ना, गणेश घाट नामक स्थान से, लिख सकते हैं, पर एग्जाम में पूछा जाएगा आपको सिहावा पर्वत ही लिख करके पूछा जाएगा। आपको याद रखना है सिहावा पर्वत। विसर्जन कहाँ है, तो आपको याद रखना है विसर्जन कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, याद रखेंगे। प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको 11 जिले याद रखना है, 11 जिले। और वो 11 जिले कौन कौन से थे, पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया है, आपको याद रखना है, पिछले स्लाइड को जाकर के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। लंबाई की बात करते हैं तो कुल लंबाई, उसको भी मैंने बताया है, कुल लंबाई तो आपको याद रखना है कुल है 858, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना है अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे 286 किलोमीटर, है ना, 286 किलोमीटर आपको याद रखना है।
ठीक है, टोटल है 858, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना है 286। प्राचीन नाम की बात करेंगे तो आपको मैंने बता दिया, प्राचीन समय में कनक नंदिनी कहते थे। यहाँ पर उसको है ना हमने देख लिया है। ढाल भी हमने देखा हुआ है, इसका ढाल कहाँ पर है, पूर्व दिशा की ओर है। प्राचीन नाम हमने देख लिया है। जिला 11 जिले हैं, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो पहले स्लाइड से कितनी बातें याद रखनी है, अन्य नाम को याद रखना है, प्राचीन समय में क्या क्या कहते थे, कौन से पुराण में क्या कहा जाता था, इसको हमने यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देखा है। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियों को। यहाँ पर लिखा हुआ आपको देख पा रहे होंगे तटवर्ती शहर। तो महानदी के तट पर बसे हुए जो शहर है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको पूछने की प्रकृति कुछ अलग तरीके से होती है। इसलिए आपको, चलिए हम लोग यहाँ पर पहले महानदी बना लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये है भैया सिहावा पर्वत, पहली बात। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से उद्गमित हुई महानदी, पहले कांकेर, फिर बालोद, फिर वापस धमतरी, फिर गरियाबंद और रायपुर के बीच सीमा रेखा बनाते हुए कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ी। फिर महासमुंद, महासमुंद से बलौदाबाजार, बलौदाबाजार से आप देखेंगे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद में शक्ति, शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए सारंगढ़, विलयगढ़ और रायगढ़ से सीमा रेखा बनाते हुए कुछ इस प्रकार से जाकर के मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है महानदी के बारे में। ये वो 11 जिले थे जहां पर इसका प्रवाह क्षेत्र आपने देखा। अब एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा इसके तटवर्ती शहरों से। तो चलिए इसके तटवर्ती शहरों को काउंट करना शुरू करते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या याद रखना है, इसके लिए आपको याद रखना है RAS, और क्या याद रखना है जी, RAS के साथ याद रखना है PSC। ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और पब्लिक सर्विस कमीशन, कुछ इस प्रकार से इसका ट्रिक आपको याद रख लेना है। अब ये क्या है, हम लोग पहले इसी ट्रिक को पूरा है ना अनफोल्ड कर लेते हैं, देन यहाँ पर उसको हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है R का मतलब है राजिम, A का मतलब क्या है आरंग, S का मतलब क्या है, S का मतलब है आपको याद रखना है सिरपुर। ठीक है, P का मतलब क्या है, P का मतलब याद रखना है पलारी। इस S का मतलब क्या है शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है, इस वाले C का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ चंद्रपुर। क्या है, चंद्रपुर। इसके अलावा आपको और क्या दिखता है, इसी C से आपको याद रखना है, एक और याद रखना है इसी C से, एक है चंपारण। क्या है, चंपारण। तो देखिए इस वाले ट्रिक से आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न, उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। देखिए आप अगर इन सभी जगह से परिचित है तो ये तो आपको याद होने ही वाला है, लेकिन अगर आपको याद नहीं था तो उसको आज हम लोग मैप में देख लेते हैं, देन वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसके तटवर्ती शहर या धार्मिक स्थल या नगर जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी को पता है ये जो राजिम है, इस राजिम में गरियाबंद जिला है, यहाँ पर आपको दिखा देता है राजिम। और ये राजिम जो है पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम पर स्थित है, ये आप सभी को पता है। इसके संगम को भी हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये है राजिम, जिला लिख रहा हूं है ना गरियाबंद। क्या है, गरियाबंद एक जगह, एक धार्मिक स्थल है, आप सभी को पता होगा है ना, राजीव लोचन मंदिर, पीडिया प्रसाद। आगे बढ़ते हैं तो आप सभी को पता है रायपुर, तो रायपुर में दो जगह याद रखना है, एक यहाँ पर आरंग याद रखेंगे और एक यहाँ पर याद रखना है आपको चंपारण। क्या क्या याद रखेंगे रायपुर में, तो चलिए भैया रायपुर में याद रख लेते हैं हम लोग दो जगह, एक को कहेंगे आरंग और एक क्या है चंपारण। ठीक है, तो दोनों चंपारण है ना, तो ये दोनों कौन से जिले में हैं, तो ये दोनों हैं रायपुर में हैं, इसको याद रखेंगे रायपुर जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते और देखते हैं ये है महासमुंद जिला, और महासमुंद में आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक धार्मिक, ऐतिहासिक और हमारे यहाँ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल जिसको आप लोग कहते हैं क्या,
सिरपुर, सिरपुर कहते हैं। और ये कौन से जिले में है? ये है महासमुंद जिले में। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ें तो आप सबको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो ये जिला है जी। आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जिला देखेंगे, ये है बलौदाबाजार। और बलौदाबाजार में इसके तट पर जो शहर देखने को मिलता है वो है पलारी। पलारी को बार बार पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है? उसका कारण है, पलारी एक तो एक पुरातात्विक स्थल है, साथ ही साथ आपको याद रखना है पलारी जो है बलौदाबाजार में स्थित है, महानदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या है प्राप्त है, या मतलब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? सिद्धेश्वर महादेव के बारे में पूछा जाता है। पूछा जाएगा बताइए सिद्धेश्वर महादेव कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा पलारी बलौदाबाजार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो याद रखना है पलारी कहाँ पर है? तो याद रखना है पलारी जो है बलौदाबाजार जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आपको पता है ये है जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में मैंने बताया था, जांजगीर चांपा में क्या कि जांजगीर चांपा में भैया महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, इन तीनों के संगम पर आपको दिखाई देता है। क्या आपको दिखाई देता है? इन तीनों के संगम पर यहाँ पर एक धार्मिक स्थल जिसको जांजगीर चांपा में और पूरे छत्तीसगढ़ में किसके नाम से जानते हैं? शिवरी नारायण के नाम से जानते हैं। शिवरी नारायण याद रखना है, जांजगीर चांपा जिला। अच्छे से आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़िए तो आप देखेंगे जी ये है शक्ति जिला। और शक्ति जिले में आपको मैंने बताया था मांड, महानदी और लात के संगम पर आपको दिखाई देता है एक शहर, उसको कहते हैं चंद्रपुर। चंद्रहासिनी माता का मंदिर, जिला है शक्ति, ये है चंद्रपुर। ठीक है, जिला है शक्ति। क्लियर याद रखना है आपको इन बातों को। ठीक है, तो तटवर्ती शहर को आपने देख लिया अच्छे से, आपको चीज़ें याद हो गई। ट्रिक भी मैंने वहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, चूंकि आपको ट्रिक में मैंने यहाँ पर जिला नहीं लिखवाया था, इसलिए मैंने यहाँ पर जिला में आपको लोकेट करके भी बता दिया। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपका टाइम जाता है, पर मैं ऐसा टाइम जानबूझ कर लेता हूँ ताकि ये जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें दिमाग में रहे एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद में भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला स्लाइड क्या कहता है। अगला स्लाइड कहता है बांध एवं परियोजनाएं। तो आपको याद रखना है आपसे बांध एवं परियोजनाएं पूछी जाएंगी महानदी पर संचालित। तो महानदी पर संचालित है ना बांध एवं परियोजनाओं को देखते हैं। इनकी सहायक नदियों वालों को आगे हम लोग इनकी सहायक नदी वाले टॉपिक में भी कवर करेंगे। ठीक है, तो महानदी के बारे में आप सभी को पता है, ये महानदी, ये महानदी। ठीक है, 11 जिलों से प्रभावित हो गई, धमतरी से उद्गमित होकर के। जैसे ही धमतरी से उद्गमित होकर के ये कांकेर में जाती है, आपको बता दूं मैं बार बार, कुछ पुस्तकों में आज भी ये अपडेट नहीं हुआ है, आपको आज अपडेट कर लेना है। आप जा करके देख सकते हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओरिजिनल वेबसाइट में, यहाँ पर एक परियोजना बना हुआ है कांकेर में महानदी पर। किस पर? महानदी पर, दूध नदी पर बिल्कुल भी नहीं है। आपको याद रखना है कांकेर जिले में स्थित है एक परियोजना, और इस परियोजना को कहते हैं जी दुधावा डैम। ठीक है, तो दुधावा परियोजना महानदी पर कांकेर जिले में है, इस बात को याद रखना है, कांकेर जिले में है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है, कांकेर में है दुधावा डैम। आगे बढ़िएंगे और आप जाएंगे कहाँ पर? तो आप जाएंगे धमतरी जिले में। तो धमतरी जिले में आपको दो याद रखना है, जो महानदी पर है डायरेक्ट महानदी पर, इसकी सहायक नदियों पर भी हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी महानदी में संचालित बांध एवं परियोजनाओं को हम लोग देख रहे हैं। तो याद रखना है ये है धमतरी, और धमतरी में आपको याद रखना है दो परियोजनाएं, जिसको मैंने पीले कलर से बनाया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है जी, एक को कहा जाता है रुद्री बैराज, क्या कहते हैं? रुद्री बैराज। और एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं रविशंकर जलाशय, रविशंकर जलाशय, या इसी को आप लोग कहते हैं गंगरेल डैम। क्या कहते हैं? गंगरेल डैम, याद रखेंगे गंगरेल डैम, है ना। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा रायपुर में इसी के
ऊपर एक परियोजना रायपुर में ना, रायपुर में कह रहा हूँ मैं, ये दोनों धमतरी में है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना धमतरी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे रायपुर में है समोदा बैराज, समोदा बैराज, समोदा बैराज याद रखेंगे, कहाँ पर है, रायपुर में है, ठीक है। अच्छे से इस बात को याद रखेंगे, समोदा बैराज महानदी पर रायपुर में है। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाई देगा ये है शिवरी नारायण, और शिवरी नारायण में आपको याद रखना है दो बैराज, एक को आप कहते हैं, बचपन में आपने कहानियां भी सुनी होंगी और इस कहानी को ही आपको याद रखना है। यहाँ पर दो परियोजना पढ़ना है आपको, जांजगीर चांपा जिले में, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ JNC जांजगीर चांपा जिला। आपने बचपन में कहानी सुना होगा शीत बसंत, आपने सुना है कहानी बचपन में शीत बसंत, उसी से आपको याद रख लेना है शिवरी नारायण बैराज, शिवरी नारायण बैराज या डैम, और एक को कहते हैं बसंतपुर बैराज। तो शिवरी नारायण बैराज और बसंतपुर बैराज कौन से जिले में स्थित है महानदी पर, जांजगीर चांपा जिले में है। आपको इस बात को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये है शक्ति जिला, और शक्ति में आपको इसमें है ना दो और डैम याद रखना है। चलिए मैं शक्ति जिले के जो डैम है उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। दो डैम याद रखना है शक्ति जिले में। शक्ति जिले में दो डैम कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है शक्ति जिले पर दो डैम है, एक है कलमा और एक है मिरौनी। क्या है, मिरौनी। कलमा और मिरौनी को याद रखना है। दोनों ही कहाँ पर स्थित है, तो दोनों ही स्थित हैं शक्ति जिले में। किस नदी पर है, महानदी पर है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। शक्ति जिले में हमने लिख लिया। आगे देखेंगे, एक आप सभी को मैं पूछना चाहूँगा, जितने भी लोग सारंगगढ़ से ये वीडियो देख रहे हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या हम सही कह रहे हैं। हमने जितना रिसर्च किया हमको पता चला है कि ये जो सारंगगढ़ वाला जो क्षेत्र है यहीं पर स्थित है एक डैम सारंगगढ़ में, ठीक है। और इसका नाम भी क्या है, साराडीह बैराज। क्या है, साराडीह बैराज। हमने जितना रिसर्च किया तो पता चला है ये है सारंगगढ़ में, सारंगगढ़ में। अगर ये सारंगगढ़ में स्थित है तो जिला कौन सा पड़ जाएगा, सारंगगढ़ बिलईगढ़। और बहुत जगह चीज़ें अपडेट नहीं है, इसलिए मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जो हमारे साथ जुड़े हुए मित्र हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ सारंगगढ़ बिलईगढ़ से भी पढ़ रहे हैं, उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या ये साराडीह बैराज आपके ज़िले में पड़ता है। हमने रिसर्च किया, हमको सारंगगढ़ में इसका आंसर मिला है। आपको इसको याद रखना है। तो ये बैराज याद रखना है महानदी पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ों को, जैसे कि संगम स्थल। तो संगम स्थल की बात करेंगे तो संगम स्थल के बारे में यहीं पर हम लोग देखते हैं। ये महानदी है, ठीक है। महानदी के साथ अगर हम बात करते हैं, संगम की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो आप सबको याद होना चाहिए, मैंने बताया था ये गरियाबंद में बिंद्रा नवागढ़ वाला जो तहसील है, इस क्षेत्र में आपको दिखाई देता है क्या, इस क्षेत्र में आपको दिखाई देता है जी एक पहाड़ जिसको कहते हैं भातृगढ़ की पहाड़ी। क्या कहते हैं, भातृगढ़ की पहाड़ी कहा जाता है। याद रखेंगे, साथ ही साथ याद रखेंगे एक और मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, ये है उड़ीसा, और उड़ीसा का इस स्थान को क्या कहते हैं, नवरंगपुर, है ना, नवरंगपुर पठार या नवरंगपुर की पहाड़ी, ऐसा पढ़ते हैं आप लोग। तो नवरंगपुर पठार याद रखना है। यहाँ से एक नदी का उद्गम हमने देखा था, वो कौन सा था, तो आपको याद रखना है यहाँ से उद्गमित हुआ, फिर धमतरी में प्रवाहित हुआ, धमतरी में प्रवाहित होकर के जा करके यहाँ पर, और यहाँ से एक नदी आ रही है, इसमें जाकर के ऐसे मिल जाती है, याद रखना है। तो ये नदी है पैरी और ये नदी है सोंढूर। तो याद रखना है भातृगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी
और नवरंगपुर के पठार से उद्गमित होकर के जा रही है सोंढूर नदी। ये दोनों आपस में पहले जाकर के मिलते हैं, सोंढूर जाकर के मिलती है पैरी में, फिर पैरी जाकर के मिल जाती है महानदी में। और इन्हीं के संगम पर आप पढ़ते हैं क्या, इन्हीं के संगम पर आपको पढ़ने को मिलता है यहाँ पर एक स्थान जिसको आप लोग कहते हैं राजिम। क्या कहते हैं? राजिम। तो 3 नदियों का संगम कौन कौन सा है? पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम पर है राजिम। तो पहला संगम आप लोग यहां पर लिख लीजिए, राजिम। और राजिम के बारे में आपको लिखना है क्या क्या, तो देखते हैं। पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम पर। ठीक है, पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम पर आपको दिखाई देता है राजिम या राजीव लोचन। कौन सा जिला है? जिला अगर आपको याद रखना है तो ये जिला है गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद जिले में। दूसरा आपको याद रखना है, आगे बढ़ेंगे तो चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आपको दिखाई देगा जी, ये जो क्षेत्र है आप देख पा रहे हैं, है ना, महासमुंद और गरियाबंद के बगल में यहाँ पर एक पठार पड़ता है। मैंने बताया था पहले, इस जगह को कहते हैं सोनबेरा का पठार। क्या कहते हैं? सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार कहा जाता है। और इस सोनबेरा के पठार से एक नदी का उद्गम होने वाला है। इस नदी को आप लोग जानते हैं क्या? इसको जानते हैं जोंक नदी के नाम से। और ये ऐसे प्रवाहित होते हुए बलौदा बाजार जाती है, महासमुंद के बाद बलौदा बाजार, फिर जा करके यहाँ मिल जाती है शिवरी नारायण के पास। और यहीं से आप सबको मैंने अभी एक और नदी के बारे में बताया था, वो नदी है शिवनाथ, जो कि ऐसे उद्गमित होगी मानपुर, मोला, अंबागढ़ चौकी, पानाब्रश की पहाड़ी या गोडीग्राम, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र पड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से बेमेतरा, मुंगेली के साथ ऐसे सीमा रेखा, फिर बिलासपुर, बिलासपुर के बाद जांजगीर चांपा में जाकर के ऐसे मिल जाती है महानदी में। और ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं, शिवनाथ, महानदी और जोंक, इन तीनों के संगम पर आपको दिखाई देता है जी, है ना, ये संगम दिखाई देता है। और इस संगम को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं शिवरी नारायण। शिवरी नारायण कहा जाता है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर शिवरी नारायण। शिवरी नारायण याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा है तो आपको याद रखना है शिवरी नारायण। पहले तो आपको जिला याद रखना है, जांजगीर चांपा जिला। कौन कौन सी नदी है? तो महानदी तो कॉमन है सब में। महानदी के साथ कौन नदी मिली है? तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ। और शिवनाथ के साथ कौन सी नदी मिली है? जोंक नदी। जोंक नदी याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा संगम आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ेंगे तो आपको मैंने बताया इसी, है ना, महासमुंद जिले में यहाँ पर एक पर्वत है और इसको क्या कहते हैं? ये जो पर्वत श्रृंखला है इसको कहते हैं रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी कहा जाता है। और इस रदन की पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको आप लोग कहते हैं भैया लात नदी। और ये शक्ति में जाकर के यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको पता है ये जो है पर्वत, इसको कहते हैं मैनपाट। मैनपाट कहा जाता है सरगुजा जिले, सरगुजा जिला। ठीक है, यहाँ से उद्गम होकर के आने वाली है नदी। इस नदी को क्या कहते हैं? इसको आप लोग कहते हैं मांड रिवर। क्या कहते हैं? मांड रिवर। और ये तीनों जहाँ पर आकर के संगम पर जहाँ पर मिल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को कहते हैं चंद्रपुर। क्या कहते हैं? चंद्रपुर कहा जाता है। याद रखना है। तो चलिए एक और संगम लिख लेते हैं महानदी के संगम के लिए। तीसरा एक और पॉइंट लिख लेते हैं। तो याद रखना है चंद्रपुर, चंद्रहासिनी माता का मंदिर। जिला कौन सा है? शक्ति जिला है। याद रखेंगे। कौन कौन सा है? तो महानदी तो कॉमन है, महानदी। महानदी के साथ में मिलती है ऊपर से आकर के मांड और नीचे से दक्षिण से जाकर के लात। ठीक है, अच्छे से इस बात को याद रखना है। तो ये रहे संगम स्थान। 3 संगम स्थान याद रखना है। कौन कौन से है? तो ये आपको याद रखना है राजिम, शिवरी नारायण और चंद्रपुर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाएं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी अगला पॉइंट।
तो सहायक नदियाँ। अब आता है सहायक नदियों की बारी आ जाती है सहायक नदियों के बारे में। तो आपको मैंने बताया कैसे कैसे सहायक नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। एक बार अच्छे से यहाँ पर मैं फिर से मैप के माध्यम से यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पर फिर से आपको उसको एक बार देख लेना है। देन इसके बाद आपको कभी भी कोई भी कुछ भी पूछे इन नदियों से तो आपसे प्रश्न बनना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ। ठीक है, हमने जो डैम पढ़ा है, बांध, इसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो छोड़ ही दिया था जी, है ना। और वो क्या है तो आपको याद रखना है, ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा, यहाँ पर इसमें एक डैम है, इसको याद रखना है, हीराकुंड। हीराकुंड डैम बना हुआ है कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए हम क्या देखने वाले थे, अब इसकी ट्रिब्यूटरियों के बारे में देखना है, सहायक नदियों के बारे में देखना है, कौन कहाँ से आती है, कहाँ से उद्गम होती है, इन्हीं पर हम लोग आज अभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जी देखते हैं किसके बारे में, तो सभी नदियों के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी के बारे में। सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं, तो नाम लिखने का सबसे पहले काम करते हैं। चलिए देखिए, ये हम लोग लिखना चालू करते हैं। इधर राइट लिखेंगे, इधर लेफ्ट लिखेंगे। सबसे पहले राइट में याद रखना है सिलियारी, सिलियारी के बाद सोंढूर, सोंढूर के बाद पैरी। हालांकि सोंढूर और पैरी को एक साथ हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है पैरी की सहायक है सोंढूर। लिख जरूर रहे हैं लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इसका जो वाटर है वो कहाँ जाकर के मिलने वाला है, मान नदी में तो जाकर मिलने वाला है ना। इसलिए हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे हैं जी, हम लोग इसकी राइट ट्रिब्यूटरी में इसको पढ़ ले रहे हैं, लेकिन ये पैरी की सहायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आगे देखते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा सूखा, सूखा नदी। और क्या है आगे, आगे आपको देखने को मिलेगा जोंक नदी। आपको और क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलता है जी, लाद नदी। और आपको देखने को मिलता है एक तेल नदी। देवभोग वाले क्षेत्र में तेल नदी आपको याद रखना है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे जो नदी अभी जाने वाली है ऐसे, तो उसके इधर से जो हम लोग ये देख रहे हैं, इसको हम लोग दक्षिण की ओर से जाने वाली नदियाँ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में देखते हैं। तो आपको याद रखना है लेफ्ट में सबसे पहले दूध नदी, फिर शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो और ईब। इतनी नदियों को आपको पढ़ना है इसकी सहायक नदियों में। तो देखिए कितनी सारी सहायक नदियां हैं और इन सभी से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सबके बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं, किन के बारे में कौन कौन सा प्रश्न बनने वाला है और कौन कौन से कहाँ कहाँ से आकर के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए कुछ चीज़ों को, है ना, वीडियो के लेंथ को कम करने के लिए आज हमने इसके कुछ चीज़ों को पहले से ऐसे लिख लिया है। देखिए सिलियारी नदी की बात करते हैं, है ना, तो पहले हम लोग यहाँ पर मैप बना के रख लेते हैं। कुछ चीज़ों को अगर समझना हुआ तो हम लोग यहीं पर आकर के समझ लिया करेंगे। अब देखिए जी, बाद में ऑब्जेक्शन नहीं कर देना है कि ये ऐसा बना हुआ है। मैं यहाँ पर जिला वाइज इसको समझने के लिए ऐसा मैप बनाता हूँ, इसलिए यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से फ्लो होता है, वरना ये नीचे तक ऐसे आया हुआ है। उसके बाद में यहाँ से आपको नीचे में कुछ दिखाई देता है सारंगढ़ विलेगर एक्चुअल वाले मैप में। लेकिन हमको क्या करना है, हमको एग्ज़ाम में, है ना, एग्ज़ाम निकालना है, हमको चीज़ों को समझना है, तो कुछ इस प्रकार से हम अब इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये है धमतरी जिला, और इसी धमतरी जिले में गट्टा सिल्ली की पहाड़ी से उद्गमित होकर के जाकर के मिलेगी सिलियारी नदी। याद रखेंगे किसके बारे में, सिलियारी नदी के बारे में। तो चलिए आगे जाते हैं और लिखते हैं सिलियारी नदी के बारे में। उद्गम कहाँ से हो रहा है, गट्टा सिल्ली की पहाड़ी, धमतरी जिला। याद रखेंगे गट्टा सिल्ली की पहाड़ी, धमतरी जिला,
महानदी में विसर्जित होती है। घट्टासिल्ली की पहाड़ी, बाद में आप पढ़ेंगे घट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह के बारे में, है ना। तो कहाँ है, इसको भी आपको याद रखना है, घट्टासिल्ली की पहाड़ी। जिला कौन सा है, धमतरी। विसर्जन कहाँ पे हो जाएगी, तो आपको याद रखना है विसर्जन हो जाएगी महानदी में, महानदी में विसर्जित। प्रवाह कहाँ है, तो याद रखना प्रवाह है जी धमतरी जिले में। ठीक है। परियोजना की अगर आप बात करते हैं तो इसी पर आपको दिखाई देता है माडूम सिल्ली परियोजना। माडूम सिल्ली परियोजना आपको दिखाई देता है। और आपको मैं बता दूं, पिछली बार एसआई के एग्जाम में यहीं से प्रश्न बना हुआ था। माडूम सिल्ली परियोजना किस नदी पर है, तो आप बताएंगे माडूम सिल्ली परियोजना जो है स्थित है सिलियारी नदी पर। जिला याद रखना है आपको, जिला है धमतरी। कौन सा जिला है जी, धमतरी जिला है, आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है धमतरी प्रवाह क्षेत्र है, और साथ ही साथ इसके लिए भी यहाँ पर लिख लीजिए धमतरी। कई बार कन्फ्यूजन होता है कहाँ पर था करके, तो धमतरी लिख लीजिए। ठीक है, आपके लिए सुविधा हो जाएगा। याद रखना है इसी को मुरुम सिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुरुम सिल्ली, मुरुम सिल्ली भी कहते हैं। इसका नामकरण किया गया है, नामकरण, नामकरण किया गया है। तो किसके नाम पर रखा गया है, नामकरण किया गया है, तो याद रखना है नामकरण किया गया है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जी के नाम पर किया गया है इनका नामकरण। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना कहाँ पर संचालित है, धमतरी जिले में। कौन सी नदी में है, सिलियारी नदी में है। किसको कहा जाता है, माडूम सिल्ली को कहा जाता है। और माडूम सिल्ली के बारे में याद रखना है, ये एशिया का प्रथम साइफन बांध है, साइफन, साइफन। साथ ही साथ इसके बारे में आपको याद रखना है, मैं और पढ़ाऊंगा सिंचाई परियोजना के दौरान। ये जो माडूम सिल्ली परियोजना है ये ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है ना, पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है। और ये एशिया की प्रथम साइफन बांध है, आपको याद रखना है, पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है। याद रखना है किसके बारे में, माडूम सिल्ली परियोजना, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इसका नामकरण किया गया धमतरी जिले में, सिलियारी नदी पर स्थित है। इसको आपको याद रखना है, विशेष में ही आपको इसको याद रखना है, एशिया का प्रथम साइफन बांध। इसके अलावा और क्या पूछा गया था, साथ ही याद रखना है मिट्टी से भरा तटबंध, मिट्टी से भरा तटबंध। ऐसा अब ये क्यों पूछा गया था, किस लिए पूछा गया था, है ना, वो तो आयोग जाने। पर आयोग ने पूछा था इसलिए मेरा काम है आपको बताना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया था, 4 डैम के नाम लिखे हुए थे और दिया हुआ था बताइए निम्नलिखित में से किस डैम का तटबंध जो है मिट्टी से भरा हुआ है। अब मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है किसका नहीं भरा हुआ है मिट्टी से, और क्या है, आयोग का है जी, आप जानते तो हो। उसने लिया था आंसर सिलियारी नदी पर बने हुए माडूम सिल्ली डैम को। तो याद रख लेना है आपको माडूम सिल्ली डैम के बारे में। ठीक है, इतनी बातें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देखेंगे इसकी एक और सहायक नदी, नदी क्या है, तो वो नदी है सोंढूर। तो सोंढूर के बारे में आपको याद रखना है, उद्गम कहाँ से होती है, मैंने अभी बताया था नवरंगपुर पठार उड़ीसा। पहले कहीं कहीं पर बुक में आपको देखने को मिलता होगा नरियर पानी, लेकिन अब आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है क्या, नवरंगपुर पठार उड़ीसा से उद्गम होती है कौन, सोंढूर नदी। विसर्जन की अगर आप बात करते हैं तो आपको याद रखना है विसर्जन जो है पैरी नदी में, क्योंकि ये पैरी की सहायक है। और पैरी किस में जाकर अपना जल एंड ऑफ द डे डालती है, महानदी में। तो कभी कभी क्या हो जाता है, अब वो कभी एग्जाम में ऐसा लिख करके दे सकता है ना, ऐसा कथन बना देगा कि सोंढूर जो है अपना जल जो है महानदी में विसर्जित करती है। तो वो कथन को आपको गलत नहीं लेना है, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, लॉजिक से चीज़ों को पूछा जाता है कि आप उसको कैसे समझते हैं। एकदम लाइन टू लाइन पुस्तक में लिखा हुआ है उसी को आप दवापत्ती कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ऐसा कथन दे दिया जाएगा उसको वो सही ले लेगा आयोग। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पानी उसी में ले जाकर के विसर्जित कर रहा है और इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा आंसर ले सकता है। लेकिन अभी आपको जानना है ये पैरी की सहायक है। विसर्जन पैरी नदी में। लंबाई की अगर आप बात करते हैं, सोंढूर की लंबाई की अगर आप बात करते हैं तो कितनी लंबी है, तो 80.5 के आसपास याद रखना है
इसकी लेंथ को, जिसकी जरूरत होगी उसी को हम लोग पढ़ते चलेंगे। 80.5 किलोमीटर की लंबाई है सोंढूर की। और इस परियोजना को याद रखना है, कौन सी परियोजना है इस पर, तो आपको याद रखना है सोंढूर परियोजना संचालित है, सोंढूर परियोजना। जिला कौन सा है सोंढूर परियोजना के लिए, जिला है धमतरी, धमतरी जिला। प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र क्या है, तो आपको याद रखना है प्रवाह क्षेत्र के बारे में। तो प्रवाह क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है याद रखने वाली वो ये है, ये ओडिशा, ओडिशा से, फिर कहाँ आती है ओडिशा से, धमतरी, फिर गरियाबंद। ये प्रवाह याद रखना भैया इसका अच्छे से, ठीक है। अब विशेष में क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है सोंढूर, धमतरी में स्थित सीता नदी अभयारण्य वाले क्षेत्र से प्रवाहित होता है। इस बात को विशेष करके याद रखना है आपको, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सोंढूर नदी के बारे में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है सोंढूर नदी के बारे में। साथ ही साथ आपको और क्या याद रखना है, तो आप याद रख सकते हैं ये जो है पैरी की सहायक है। कभी कभी लिख के पूछ दिया जाएगा आपको, बताइए कि ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर बनाती है, तब भी आपको इसको करेक्ट लेना है, ठीक है। ऐसा आपको मान के चलना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या है, पैरी नदी। पैरी नदी के बारे में मैं बताया था मैंने, बिंद्रा नवागढ़ तहसील वाले क्षेत्र में एक पहाड़ है, उसको कहते हैं भातरीगढ़ की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी कहते हैं, भातरीगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। और इस भातरीगढ़ की पहाड़ी से उद्गमित होती है बिंद्रा नवागढ़ तहसील। कभी पूछ लिया जाएगा ना, याद रखना बिंद्रा नवागढ़ तहसील। अब आप कहेंगे कि सर आपको याद है तब आपने यहाँ पर बिंद्रा नवागढ़ तहसील लिखवा दिया है, मेरे को याद है तब नहीं लिखवा रहा हूँ भैया, मैं बता दे रहा हूँ। ये एल.एन. वर्मा सर की किताब में लिखा हुआ है, बिंद्रा नवागढ़ तहसील, भातरीगढ़ की पहाड़ी, उद्गम किसका होता है, पैरी नदी का। तो वो कभी कभी ऐसे ही पूछ लेगा, इसलिए बता रहा हूँ, बाकियों का नहीं लिखा है इसलिए मैंने नहीं बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। विसर्जन क्या है, तो आपको याद रखना है महानदी में, ठीक है। परियोजना क्या है, तो आपको याद रखना है पैरी, ठीक है। तो रक्षाबंधन के दिन भाई को है ना, बहन क्या बांधती है, राखी बांधती है ना। तो भाई उसके लिए क्या लाएगा, पैरी लाएगा। तो भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम, है ना, याद रखना है भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम, इस बात को याद रखना है। परियोजना क्या है इसमें, सीकासार परियोजना, सीकासार परियोजना। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, सीकासार परियोजना। सीकासार परियोजना किस नदी पर है, पैरी नदी पर है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। प्राचीन नाम क्या है इसका, तो प्राचीन नाम है भैया पैरी का, पैरी नदी को क्या कहते थे पहले जी, पयोधरा, क्या कहते थे, पयोधरा नदी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। क्या है, पयोधरा नदी के नाम से जाना जाता था किसको, पैरी नदी को। इसको याद रखना है पयोधरा, इसको याद रखना है किसके बारे में, पैरी नदी के बारे में, पयोधरा। विशेष क्या है, तो आपको याद रखना है, विशेष तो यही है जी कि पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम पर क्या है, महानदी के संगम पर राजीव लोचन है ना, राजिम सर है ना जी, राजिम सर है, याद रखेंगे। दूसरा क्या है, इसी नदी के तट पर, पैरी नदी के तट पर एक स्थान है जिसको कहते हैं सिरकिट्टी, क्या कहते हैं, सिरकिट्टी, सिरकिट्टी के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है ये छत्तीसगढ़ में प्राचीन समय में प्राचीन बंदरगाह का
साक्ष्य कहाँ से मिला है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे प्राचीन बंदरगाह का साक्ष्य मिला है सिरगिट्टी गरियाबंद। गरियाबंद जिले में है ना पैरी नदी का प्रवाह, तो याद रखना है पैरी है ना। सहायक नदी यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख लीजिए सहायक नदी, इसकी क्या है सोंढूर। ठीक है, अगर आप बात करते हैं इसमें तो याद रखना है इसको पयोधरा के नाम से जानते थे प्राचीन समय में। 1995 में है ना यहाँ पर कह सकते हैं जल विद्युत की स्थापना की गई थी, और 2006 में यहाँ पर 3.5 के 2 यूनिट संचालित थे। आगे मैं आपको बताऊंगा है ना, आगे हमको पढ़ना है, अभी इसको हमको नहीं पढ़ना है। इस बात को आपको याद रखना है। सिरगिट्टी आश्रम याद रखना है, कहाँ पर है सिरगिट्टी आश्रम, क्या है गरियाबंद जिला, पैरी नदी। चलिए बढ़ते हैं आगे, इतनी बातें आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपको अभी ज़्यादा याद नहीं रखना है। चलिए देखिए सूखा नदी, तो मैंने बताया था सूखा नदी के बारे में। सूखा नदी कहाँ से उद्गमित होती है, तो ये है मलेवा डोंगर। मलेवा डोंगर क्षेत्र क्या है गरियाबंद, गरियाबंद यहाँ से उद्गमित होगी और कहाँ पर जाकर के विसर्जित होती है, सूखा नदी महानदी में विसर्जित होगी। जिला क्या है महासमुंद, जिला क्या है महासमुंद। तो आप देख पा रहे होंगे गरियाबंद से विसर्जित उद्गमित हुई और महासमुंद में जाकर के महानदी में विसर्जित हो जा रही है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो है गरियाबंद और दूसरा क्या है, तो दूसरा आपको याद रखना है गरियाबंद के बाद क्या है जी महासमुंद। ठीक है, 2 जिलों में आपको इसका प्रवाह देखने को मिलेगा। सूखा नदी के बारे में आपको इतना जानना है। सहायक के बारे में इसको जानना है अगर आपको, तो आप जान सकते हैं इसकी एक सहायक नदी है कोडार नदी, है ना। कोडार नदी इसकी एक सहायक नदी है। इसी कोडार नदी पर आप कोडार परियोजना पढ़ते हैं। किसकी सहायक है, सूखा की सहायक है कोडार नदी। ठीक है, इसी पर आपको देखने को मिलेगा कोडार परियोजना, इसीलिए कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है सूखा नदी पर है कोडार परियोजना, ऐसा नहीं है कोडार नदी पर है जो कि सूखा की सहायक है, कोडार परियोजना महासमुंद में। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोंक नदी, तो जोंक नदी के बारे में भी हमने देखा है, तो चलिए देखते हैं उद्गम कहाँ से होता है, कैसे कैसे मिलता है। तो जोंक नदी के बारे में लिखते हैं, उद्गम होता है जी आप सबको मैंने बताया अभी कहाँ पर, तो सोनबेरा पठार, सोनबेरा पठार उड़ीसा। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा गौरागढ़, क्या देखने को मिल जाएगा गौरागढ़। तो कहानी क्या है, मैंने बताया था गौरागढ़ के बारे में। उद्गमित होकर के आती है सोनबेरा के पठार उड़ीसा से, परंतु जब ये छत्तीसगढ़ के गौरागढ़ के पहाड़ के पास ऐसे एंट्री करती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जोग जो है इसी गौरागढ़ की पहाड़ी से उद्गमित हो रही है। इसीलिए कई किताबों में लिखा हुआ है गौरागढ़ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। लेकिन आपको याद रखना है सोनबेरा का पठार उड़ीसा। विसर्जन कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है महानदी में शिवरी नारायण के पास, शिवरी नारायण के पास। लंबाई कितनी है, अगर जोंक की बात करेंगे तो लगभग 210 किलोमीटर लंबी है। आपको याद रखना है कितनी है, 210 किलोमीटर लंबी है। कौन सी नदी जी, तो आपको याद रखना है जोंक नदी 210 किलोमीटर। टोटल क्या है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका प्रवाह को टोटल अगर करेंगे तब सीजी में और उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे तब की बात है। ठीक है, दोनों को हम एक साथ अगर हम लोग मिला देंगे तब कह रहा हूँ 210 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो एक तो है उड़ीसा, फिर वहाँ से आई है तो कहाँ महासमुंद, महासमुंद के बाद में आगे बढ़ के कहाँ चली गई, तो याद रखना है बलौदाबाजार, फिर लास्ट में कहाँ जाती है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में प्रवाह आपको देखने को मिलता है, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के पास में जाकर के मिलेगी। देखिए ये प्रवाह क्षेत्र में इसको ज़्यादातर लिखा नहीं होता है बुक में, लेकिन जब शिवरी नारायण के पास जाकर के ये उसमें मिल रही है तो निसंदेह वो जांजगीर चांपा में जा ही रही है। इसको भी आपको याद रखना है जोंक नदी के बारे में। ठीक है,
परियोजनाओं के बारे में भी देखते हैं। तो देखिए, महासमुंद और बलौदाबाजार दोनों में इस पर परियोजनाएं संचालित है। बलौदाबाजार, जो महासमुंद में जो परियोजना है उसको कहते हैं जोंक परियोजना, इसी के नाम पर है डायरेक्ट, जोंक परियोजना। जबकि बलौदाबाजार में जो है उसको कहते हैं जोंक बेलार, या इसी को कह देते हैं जोंक व्यावर्तन। ठीक है, तो आपको याद रखना है जोंक बेलार परियोजना ये बलौदाबाजार में, जबकि जोंक परियोजना ओनली पूछ ले तो महासमुंद जिले में है। विशेष क्या है जोंक नदी के बारे में? तो जोंक नदी के बारे में आपको विशेष याद रखना है जी, एक तो याद रखना है संगम, संगम याद रखना है जोंक नदी के बारे में। क्या याद रखना है? संगम। क्या क्या है तो आपको याद रखना है, शिवरी नारायण के पास, मैंने पहले भी बता दिया है। और वो क्या क्या है तो आपको पता है, महानदी, शिवनाथ और क्या है जी, तो आपको याद रखना है जोंक। इन तीनों के संगम पर स्थित है शिवरी नारायण। तो विशेष में आपको इतनी बातें याद रखनी, किसके लिए? तो आपको याद रखनी है जोंक नदी के बारे में। जोंक नदी, ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है अगला। तो आप देखेंगे लात नदी। तो लात नदी के उद्गम के लिए मैंने आपको बताया था रदन की पहाड़ी, महासमुंद, रदन की पहाड़ी, महासमुंद जिला। ठीक है, विसर्जन कहाँ पर होती है? तो आप सभी को पता है चंद्रपुर के पास, महानदी में, चंद्रपुर महानदी। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र क्या है? तो देखिए, एक तो है महासमुंद, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, है ना, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ऊपर आपको जाएंगे तो आपको मिलेगा शक्ति जिला। तो ये 3 जिले में आपको इसका प्रवाह देखने को मिलने वाला है। आपको याद रखना है लात नदी के बारे में विशेष क्या है, तो इसके लिए विशेष में भी आप याद रखेंगे संगम। और संगम को फिर से मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर केवल मैं लिख दे रहा हूँ चंद्रपुर। ठीक है, चलिए तेल नदी की अगर बात करते हैं तो आपको बता दें इसके बारे में अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारी आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपको याद रखना है ये हमारे यहाँ का जो ये गरियाबंद वाला जो क्षेत्र है, इस गरियाबंद वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है ये तेल नदी, है ना। और ये जिस घाटियों से बहती है उस घाटी को कहते हैं तेल घाटी। और तेल घाटी और तेलिन घाटी में अंतर है। तेलिन घाटी हमने पढ़ा था केस काल में, और तेल नदी के द्वारा बनाया गया जो घाटी है, जिस घाटी से प्रवाहित होती है उसको कहते हैं तेल घाटी, जो कि आपको देखने को मिलता है गरियाबंद के देवभोग वाले क्षेत्र में। गरियाबंद देवभोग वाले क्षेत्र में जब महानदी कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रवाहित होते हुए आ रही होती है, ऊपर से आप सभी को पता है उड़ीसा में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तब ये किसी अन्य नदियों के सहायता से जाकर के यहाँ पर मिलती है और अपना जो जल है किसमें विसर्जित करती है, महानदी में, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इस तेल को दक्षिण की ओर से जाने वाली या राइट ट्रिब्यूटरी के रूप में जानी जाती है। कौन? तेल नदी। इसी साल सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न था, बताइए निम्नलिखित में से कौन है ना उत्तर से आने वाली सहायक नदी नहीं है महानदी की। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में राज्य लोक सेवा आयोग में पूछा गया प्रश्न था और उसका जवाब था तेल नदी। जाकर के आप प्रश्न को देखिए, समझ रहे हैं, याद रखना इस चीज को। तो तेल नदी के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था राइट ट्रिब्यूटरी के बारे में, अब हम देखने वाले हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरी या बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों के बारे में। तो आप सभी को मैंने बताया था बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में सबसे पहले हमने देखा था ईप को, फिर केलो को, फिर मांड, फिर बुरई, फिर हसदेव, फिर हमने इधर देखा था शिवनाथ, और नीचे हमने क्या देखा था जी, हमने देखा था नीचे दूध नदी को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप सभी को बता दूं आज की क्लास में शिवनाथ को पूरा नहीं कवर कर सकते हैं, क्योंकि शिवनाथ अपने आप में एक अलग से अपवा तंत्र बन सकता था। हालांकि उसको हम लोग महानदी अपवा तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसीलिए उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम लोग ईप को, केलो को, मांड को, हसदो को, उसके साथ साथ दूध नदी को पढ़ लेंगे। देन उसके बाद में शिवनाथ को अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ईप नदी के बारे में अगर हम जानेंगे तो हमको देखने को मिलता है खुर्जा पहाड़।
खुर्जा पहाड़। अब ये खुर्जा पहाड़ कहाँ पर है, 50 बार बता चुका हूँ मैं आप सभी को। ये है 15 पाट जसपुर जिला। ठीक है, जसपुर से उद्गमित होकर के आ रही है, आपको याद रखना है इतनी बात को। विसर्जन कहाँ पर होती है, तो आप सभी को याद रखना है संबलपुर उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा। ठीक है, याद रखना है। तो किस में होगी, तो जाहिर सी बात है महानदी की सहायक नदी है तो महानदी में ही होगी। ठीक है, लंबाई कितनी है, तो टोटल कुल लंबाई 202 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना प्रवाहित होती है, मात्र 87 किलोमीटर। इस बात को याद रखना है, मात्र 87 किलोमीटर प्रवाहित होती है छत्तीसगढ़ में ईब नदी। सहायक नदियों की अगर आप बात करते हैं, ईब की सहायक नदियों की अगर आप बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा ईब की सहायक नदियों में कुछ प्रमुख नदियां, जिसमें से आपको दिखाई देगा मैनी, है ना, डोरकी, है ना, और क्या है, मैनी, डोरकी। और कौन कौन सी नदियां मिलती है जी इसकी सहायक नदियों में, तो बताइए कौन कौन सी नदियां हैं इनकी सहायक नदियों में। तो ईब की सहायक नदियों में आपको दिखाई देता है मैनी, डोरकी, खोरुंग, है ना, सिरी नदी, मैनी, डोरकी, खोरुंग, खोरुंग। ठीक है, और मैनी, डोरकी, खोरुंग, और क्या है, सिरी नदी, सिरी नदी। ये सभी दिखाई देंगे आपको जी, याद रखना है अच्छे से इसकी सहायक नदियों के रूप में। जलप्रपात की अगर बात करते हैं तो बेने, बेने जलप्रपात, गुल्लू जलप्रपात, है ना, कौन कौन से जलप्रपात, बेने, गुल्लू, ये सभी आपको जलप्रपात के रूप में दिखाई देते हैं। और कहाँ पे दिखाई देते हैं, है ना, ये जसपुर में, बेने, गुल्लू, और एक और है जी, क्या है, छुरी, छुरी वाटरफॉल, है ना। जिला क्या है, जसपुर, जसपुर जिले में आपको दिखाई देगा बेने, गुल्लू और छुरी जलप्रपात। ये तीनों आपको दिखाई देंगे जसपुर जिले में, है ना। ये तीनों वाटरफॉल है ना, ये तीनों याद रखेंगे, इस पर आपको दिखा देते हैं। और इसकी विशेषताओं की अगर आप बात करते हैं, ईब नदी की विशेषताओं की अगर आप बात करते हैं, तो आपको मैंने पहले भी एक ट्रिक बताया था, ASI। ठीक है, आमनेर, सबरी और ईब, ये तीन ऐसी नदियां हैं जिनमें क्या दिखाई देती हैं आपको जी, जिनके रेत या बालू में सोने के कण आपको दिखाई देते हैं, आपको याद रखना है। ये रहे ईब नदी के बारे में, इतनी बातें आपको याद रखनी है। यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर आपको और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे केलो नदी के बारे में। केलो नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो याद रखना है केलो नदी के बारे में, केलो नदी का उद्गम लुडेंग की पहाड़ी रायगढ़ से होता है। लुडेंग पहाड़ी, लुडेंग पहाड़ी रायगढ़। ठीक है, विसर्जन कहाँ पर होता है, तो ये होता है, याद रखना है, महादेवपाली नामक स्थान पर। और ये स्थान स्थित है कहाँ जी, तो आप बताएंगे ओडिशा में। कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है, याद रखना है। तो महानदी पर कहाँ पर जाकर के मिलेगी, महादेवपाली नामक स्थान में जाकर के मिलेगी, और ये ओडिशा में स्थित है। लंबाई की अगर आप बात करते हैं तो 97 किलोमीटर की लेंथ है, आपको याद रखना है किसकी, याद रखना है केलो नदी की। आगे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, तटवर्ती शहर। तो तटवर्ती शहर में आपको याद रखना है रायगढ़ इसी के तट पर स्थित है। रायगढ़ शहर किस नदी के तट पर है आपसे पूछा जाएगा, आप बताएंगे रायगढ़ शहर केलो नदी के तट पर है, आप इसका जवाब देंगे। सहायक नदियों की अगर आप बात करते हैं तो आपको केलो की सहायक नदियों में कोलडेगा और राजरी या राजर को आपको याद रखना है, कोलडेगा और राजर याद रखना है इसकी सहायक नदियों में। परियोजना की अगर आप बात करते हैं तो आपको दिखाई देता है केलो नदी परियोजना, या इसी को कहते हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, जूदेव परियोजना। और यहीं पर आपको याद रखना है सूरजपुर और देवपुर नामक स्थान पर रायगढ़ और सारंगढ़ के बीच में
महानदी पर आपको याद रखना है सबसे लंबी सड़क पुल भी स्थित है, 1830 मीटर लंबी। ठीक है, आपको याद रखना है 1830 मीटर लंबी सड़क पुल, सबसे लंबी इसी क्षेत्र में। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। महानदी पर कहाँ पर है, अगर आपसे पूछेगा तो रायगढ़ और सारंगगढ़ वाले बीच वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा केलो के बारे में, इतनी बातें आपको याद रखना है केलो नदी के बारे में। आगे देखते हैं क्या है, आगे है मान नदी। तो मान नदी के बारे में आपको याद रखना है, मान नदी को प्राचीन समय में क्या कहते थे? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहना है मान नदी को प्राचीन समय में कहते थे, है ना, प्राचीन समय में इसको कहते थे मंदवाहिनी। मार्कंडेय पुराण में क्या कहते थे? तब पूछ ले, तब भी आप कहेंगे मंदवाहिनी या क्या कहते थे? मंदगा। ठीक है, मंदवाहिनी या मंदगा कहा जाता था। आपको याद रखना है किसके बारे में? तो आपको याद रखना है जी मान नदी के बारे में। उद्गम क्या है? तो उद्गम आपको याद रखना है मैन पाट। विसर्जन कहाँ पर होते हैं? तो आप सभी ने देखा है चंद्रपुर में, शक्ति। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र क्या क्या है? तो आपको याद रखना है, एक तो उद्गम कहाँ से हो रही है? सरगुजा। फिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है रायगढ़ कोरबा के बीच में शिवा रेखा बनाते हुए कहाँ पर जा रही है? शक्ति में। तो यहाँ पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिलता है। किसी किसी बुक में जसपुर भी देखने को मिल जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, लंबाई कितनी है? तो याद रखना है 155 किलोमीटर की लंबाई है। किसकी? तो आपको याद रखना है मान नदी की लंबाई कितनी है? 155 किलोमीटर की लंबाई है। आपको याद रखना है मान नदी के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो आपको याद रखना है जलप्रपात। तो आप सभी को पता है मान नदी पर सरगुजा जिले में सरभंजा वाटरफॉल स्थित है। सरभंजा वाटरफॉल मैंने पहले भी बताया है, कहाँ? सरगुजा में। सरगुजा में मैंने पहले भी बताया आपको। सहायक नदियों में आपको देखने को मिलता है कोई राज, है ना, और क्या है? कोई राज, कुरकुट, कोयराज, कुरकुट, और क्या है? चिंदई। क्या है? चिंदई इसकी सहायक नदी है। आपको याद रखना है कोयराज, कुरकुट और चिंदई। याद रखना है, इतनी बात याद रखना है किसके लिए? मान नदी के बारे में। और अगर आपको विशेष एक बात याद रखना है, वो क्या है? ये मान नदी क्षेत्र या घाटी कोयले के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के भंडारण के लिए। कोयले के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, भंडारण के लिए। कोयले के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है ये मान नदी घाटी वाला क्षेत्र। अच्छे से आपको इसको याद रखना है। आगे क्या याद रखना है आपको मान नदी के लिए? ये नदी चंवर ढाल वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है। चंवर ढाल, तो मैंने बताया था चंवर ढाल क्या है? चंवर ढाल वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है। ऐसा कथन लिखा हुआ आए तो आप लगा दीजिएगा सही है वो कथन। ठीक है, अच्छे से इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसकी एक और सहायक नदी। तो आपको याद रखना है इसकी सहायक नदियों में ये महानदी है। बोरई नदी के बारे में मैं नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि बोरई नदी जो है उसको केवल याद रखना है कोरबा से उद्गमित शक्ति में आकर के ऐसे महानदी में मिल जाएगी। नदी कौन सी है? बोरई। कुछ ज़्यादा उसके बारे में विशेष आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एक नदी है, ये देवगढ़ की पहाड़ी, यहाँ से उद्गमित होगी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जाएगी, फिर नीचे आएगी और वो है कोरबा। कोरबा के बाद शक्ति, सॉरी, जांजगीर चांपा, उसके बाद में ये आकर के मिल जाएगी किसमें? महानदी में। ठीक है, और ये नदी कौन सी है? हसदेव। तो उद्गम कहाँ से हो रही है? देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की
पहाड़ी, पहली बात तो याद रखना है। देवगढ़ की पहाड़ी। विसर्जन कहाँ पर होती है? तो ये है केरा सिरा डेही नामक स्थान पर होता है, जांजगीर चांपा में। परंतु कई बंधु ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई स्थान नहीं है, पर आयोग ने आंसर लिया है तो आपको मान करके चलना है। लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर की लंबाई है। किसकी? तो आपको याद रखना है 176 किलोमीटर की लंबाई है जी हसदेव नदी की। सहायक नदियों की बात अगर आपसे कोई पूछे तो आपको इसकी सहायक नदियों के लिए एक ट्रिक याद रखना है, उसको कहते हैं गुज कैट। क्या कहते हैं? गुज कैट। और गुज कैट में सभी का मतलब आपको याद होना चाहिए क्या क्या है, तो इसको बोलेंगे गेज, है ना, गेज बोलेंगे। इसका मतलब है उतेंग। क्या नाम है? उतेंग। जे का मतलब क्या है? झींग, है ना, झींग, उतेंग, है ना। इसके अलावा आपको क्या रखना है? अहिरन, अहिरन, और ये है तान। और इसी अहिरन को आप जानते हैं जटाशंकर के नाम से, जटाशंकर के नाम से। और इसी अहिरन नदी के तट पर आपको कटघोरा शहर दिखाई देता है कोरबा जिले में। अगर आप परियोजना की बात करेंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर परियोजना। इसमें कौन सी परियोजना है? तो आपको दिखाई देगा हसदेव बांगो परियोजना। कहाँ दिखाई देगा? तो आपको दिखाएगा बांगो ग्राम कोरबा जिले में हसदेव बांगो परियोजना 1967 से यहीं पर स्थित है। इसी को कहते हैं आप लोग मिनी माता परियोजना। क्या कहते हैं? मिनी माता परियोजना। तो एग्जाम में 50 बार पूछा गया है मिनी माता परियोजना के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप बताएंगे हसदेव बांगो परियोजना को, जो कि 1967 से कहाँ पर स्थित है? कोरबा में स्थित है। अगर आप बात करते हैं तटवर्ती शहर की बात करते हैं, इसमें तटवर्ती शहर, तो आपको इसके तटवर्ती शहर में दिखाई देगा सबसे पहले बात, है ना, मनेन्द्रगढ़। क्या दिखाई देगा? मनेन्द्रगढ़। फिर आपको दिखाई देगा क्या? आपको दिखाई देता है मनेन्द्रगढ़ के बाद में कोरबा। कोरबा के बाद आप देखते हैं चांपा शहर भी इसी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ आपको दिखाई देगा एक प्रमुख स्थल जिसको कहते हैं पीथमपुर। और पीथमपुर जो है जांजगीर चांपा में स्थित है। जांजगीर चांपा में किस नदी के तट पर है? तो आप बताएंगे हसदेव नदी के तट पर है। और इसी पीथमपुर में जो है कालेश्वर महादेव स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सिद्धेश्वर महादेव पलारी पूछा जाता है वैसे ही कालेश्वर महादेव पूछा जाता है, जो कि पीथमपुर में स्थित है। आपको याद रखना है जांजगीर चांपा में। तो ये 4 शहर उसके आपको याद रखना है। तट में जलप्रपात की अगर आपसे बात पूछे तो आप बता देंगे अमृतधारा, अमृतधारा, गावर घाट, गावर घाट। ये वाटरफॉल बता देंगे किसके बारे में? तो आप बता देंगे जी हसदेव नदी में। तो हसदेव नदी में परियोजना याद रखना है हसदेव बांगो 1967 से मिनी माता, है ना, डैम के नाम से जाना जाता है इसको, जो कि कहाँ स्थित है? आप बता देंगे कोरबा में स्थित है। देवगढ़ की पहाड़ी केरासिला डैम में जांजगीर चांपा में मिलती है। 176 किलोमीटर की लंबाई है। गुज कैट को याद रखना है। गेज, उतेंग, झींग, तान और अहिरन इसकी सहायक नदी है। और इसी अहिरन के तट पर आपको दिखाई देती है क्या? कटघोरा शहर। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये पूरे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो हसदेव बांगो परियोजना आप देख रहे हैं, आगे मैं सिंचाई में पढ़ाऊंगा। ये छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। याद रखना है, बहुउद्देशीय कह रहा हूं मैं। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चले बढ़े क्या आगे? तो ये देखिए अब आ गए हैं हम लोग दूध नदी में, जिसको आज हम लोग अंतिम तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये जो है यहां से ऐसे उद्गमित होगी, आप लगातार देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आप लगातार देख रहे हैं महानदी को, है ना, इसी प्रकार से देख रहे हैं ना। तो आपको याद रखना है यहाँ से उद्गमित हो गई। इधर से जो नदियाँ जाकर के मिली इसको हमने क्या बोला? इनको हमने बोल दिया था राइट ट्रिब्यूटरी। ऊपर से जो आई उसको हमने क्या कह दिया था? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये तो राइट और लेफ्ट में तो चलो ठीक है बन गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बताइए उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में आपसे पूछ लिया जाए, उत्तर और दक्षिण में, तो आप उत्तर और दक्षिण में तो जैसे जनरली जो चीज़ें हैं बाकी ऐसे जो आ रही हैं उसको आप लोग ऐसा मान लेंगे। लेकिन दूध नदी के साथ थोड़ा सा पेंच फंस जाता है। तो जब भी ये प्रश्न कभी पूछ ले घुमा करके, आप इसको स्ववेग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ऐसा कभी पूछ ले तब की बात है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से जाकर के ऐसा मिलता है ऐसे, है ना, तो आपको फंसा देता है ये, है ना, कि इसको दक्षिण लेना है कि उत्तर लेना है।
इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई कभी पूछ ले तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उद्गम कहाँ से होती है, तो आप सभी को पता है मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी। मलाज कुंडम की पहाड़ी कहाँ पर है, तो आप बताएंगे भैया कांकेर जिले में है। ठीक है, अच्छे से आपको इसको याद रखना है। अगर विसर्जन की बात करें तो आपको याद रखना है महानदी में, कांकेर जिले में ही, कांकेर में ही याद रखना है। जलप्रपात की बात करें तो मलाज कुंडम की पहाड़ी से उद्गमित भी होती है और इस पर मलाज कुंडम वाटरफॉल भी है, मलाज कुंडम वाटरफॉल। ठीक है, तटवर्ती शहर की बात करें तो कांकेर शहर इसी के तट पर है, आपको याद रखना है कांकेर शहर किसके तट पर है, तो याद रखना है दूध नदी के तट पर है। अब बच गया क्या है, इसकी एक सहायक नदी जो कि है शिवनाथ। अगर मैं उसको पढ़ाने लग जाऊं तो आप सब मानिए कि आप सब तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे, इसलिए अगली क्लास में उसको हम लोग कवर करेंगे। तब तक आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, मन लगा करके पढ़ना है, एकदम लग करके पढ़ाई करना है और अपना जो गोल है उसको अचीव करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।